चलो जी स्टार्ट करें। आगे थ्योरी कंटिन्यू करूँ या प्रॉब्लम ही डिस्कस करना आज? बताइए जी अवनीश, जो लोग एक्टिव हैं। बाकी क्या असाइनमेंट ओपन करूँ या थ्योरी आगे कंटिन्यू करें? सर हाँ थ्योरी सर, करा दो। असाइनमेंट भी कराइए सर। हाँ सर प्रॉब्लम करते टाइम पे है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। आप कराए ना तो इजी हो जा रहा, तो आप पूरे असाइनमेंट कंप्लीट कर दीजिए ना सर वो। तो ये तो आपका काम है, ये थ्योरी हमने अभी तक कंप्लीट किया है ना, तो ये तो आपका काम है असाइनमेंट कंप्लीट करना और डाउट पूछना। बताइए कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है जो PYQ CSR नेट के हैं। करने बैठो ना तो समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब स्टार्ट कैसे करना, और बहुत टाइम लग जा रहा है उसमें। हाँ तो शुरुआत में टाइम ही लगेगा ना, सीखना है, देखिए सीखने के लिए तो टाइम लगता है। तो वही आप जैसे अभी जितना टाइम लगाएंगे सीखेंगे तो एग्जाम में उतना कम टाइम लगेगा। घर पे टाइम नहीं लगेगा तो एग्जाम में टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी हमने PYQs आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, मतलब CSR नेट के पिछले 10-15 साल के जितने भी PYQs हैं, जो जो सिलेबस हमने कराए हैं, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर डाउट पूछिए। अगर आप, क्योंकि ऐसे आप चाहेंगे सारा सर करा दे फिर आपको आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन करवा भी दूंगा तब भी आपको सब कुछ नहीं आएगा। सब कुछ तब आएगा जब आप ट्राई करेंगे। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस मैंने पिछले कुछ क्लासों में कराए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने चाहिए दोबारा। तो आपको एक्चुअली ये समझ आएगा कि उन क्वेश्चंस में आपको कितना समझ आया। अगर वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अगर आपको ये लगता है कि सर सारे क्वेश्चन करा देंगे तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, इससे वो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, आपका नहीं निकलेगा। आपका एग्जाम तब निकला जब आप सॉल्व करोगे। द थिंग इज यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। जो भी PYQs हैं ढंग से सॉल्व कीजिए, जो टॉपिक मैंने कराए हैं अभी तक। मैंने क्लास में पिछले एक सप्ताह से क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, तो अभी भी करवा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन है कि जितने क्वेश्चंस है अगर वो सारे अगर कराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको है कि आपको ट्राई करना है, और डाउट जैसे बाकी लोग पूछ रहे हैं, अवनीश है या ये सौरादीप है या और भी लोग हैं जो क्लास में जो अक्सर डाउट पूछते हैं, गौरव है, तो ये लोग हैं जो ट्राई करते हैं, फिर इनको जो डाउट है वो पूछते हैं। तो ये सीख रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि क्या होगा, मान लो 100 क्वेश्चन ट्राई किया, 350-60 हो जाएंगे, 30-40 नहीं होंगे। नहीं होंगे तो मुझसे डिस्कस करते हैं, तो इससे क्या है, सारे क्वेश्चन हो गया। 30-40 में हो सकता है 2-4 मुझसे भी नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सबको सबको आता है, लेकिन आपको कोशिश करना है सीखने का। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है आप पूछेंगे तो आप सीखेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ट्राई करो। जो क्वेश्चन मैंने कराए पहले वो करो क्लास में जो कराए हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई करो। फिर उनमें से जो नहीं हो रहे हैं वो आप पूछो क्लास में, ये है। अभी हम पिछले 1-2 सप्ताह से क्वेश्चन ही कर रहे हैं, जो थ्योरीज मैंने अभी तक कराया है। तो वो आपको ट्राई करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम उन बच्चों का निकलता है जो खुद ट्राई करते हैं, चाहे वो कोचिंग करे या ना करे। वो कोचिंग नहीं भी करेंगे, खुद से अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो उनका एग्जाम निकलेगा। लेकिन आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर खुद से एफर्ट्स नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं, तो आपको अपना मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग करना है, अपनी समझ सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रांग करनी है। तो वो स्ट्रांग तब होगा जब आप खुद वर्क करेंगे, हम आपको हेल्प के लिए यहाँ पे हैं। ये आपको समझना है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो कल हम लोग अभी, प्रोबेबिलिटी का एक मिनट क्वेश्चन है। जी, थोड़ा जोर से बोलिए, अपनी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ सर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हाँ बताइए। तो ये सब तो हम कर चुके, हमने 2023 से 20 वाले किए हैं, 17 से 19 वाले किए हैं, 14 to 16 किए हैं, अभी 11 से 13 वाले लास्ट टाइम कर रहे थे। पिछली क्लास में हम 11 से 13 वाला जो असाइनमेंट है वो कर रहे थे। इसमें ये वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे, 11 to 13 वाला, यही ना, यही कर रहे थे। ये वाला पार्ट हम लास्ट 2 क्लास में कर रहे थे। ऐसे जो डाउट बताइए हमने ग्रुप में, अभी मैंने जैसे बोला था ना कि यूनिट वाइज सेपरेट कर लेंगे, जैसे मैंने जैम का सेपरेट करवा रखा है, गेट का भी सेपरेट करवा रखा है PYQs को टॉपिक वाइज, वैसे नेट का भी हो रहा है। जैसे कल मैंने प्रोबेबिलिटी वाला आपको भेजा था, तो वैसे ही एक एक टॉपिक का वो सेपरेट करके हमारे टीम के जो लोग हैं वो भेज देंगे, फिर आप सॉल्व करो, डाउट पूछो, है ना, फिर कोशिश करते हैं। ये कि आपको सीखने को मिलेगा। बताइए क्या डाउट है, क्वेश्चन कहाँ है, ग्रुप में भेजिए। भेज रहा हूँ सर। जैसे कल जो हमने असाइनमेंट आपको कल जो हमने ग्रुप में भेजा था, वो कौन से वाला असाइनमेंट था, उसमें ये था ना जिसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ था, उसमें ओनली
बेसिक प्रोबेबिलिटीज से, है ना, ये था ना, यही असाइनमेंट कल भेजा था ना ग्रुप में मैंने। तो इसमें सिर्फ जो बेसिक प्रोबेबिलिटीज हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सोमेटिक डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है बेसिक। हो सकता है कुछ एक दो इधर उधर का भी आ गया हो, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब है। तो ये सब आप सॉल्व कीजिए। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और आप बताओगे सर मान लो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, टोटल इसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे, अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे। सो आपको होना चाहिए कि आप सॉल्व करके आओ और मुझे बताओ कि सर इसमें मुझे ये क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, क्वेश्चन नंबर ये डाउट है। तब आपका एक्चुअली अच्छी तैयारी होगी। जब आपको ये लगेगा कि सर आप एक एक क्वेश्चन कराओ, तो वैसे मुझे 10 साल लग जाएंगे सारे, अगर पिछले 10-15 साल के एक एक क्वेश्चन में करवाने लगूँ तो 1-2 घंटे क्लास में तो पॉसिबल है नहीं। एक क्लास में कितने क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, 5, 10, 20 मैक्सिमम। लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर तो मुझे बहुत सालों लगेगा एक एक क्वेश्चन करवाने में। द थिंग इज आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझसे डाउट सिर्फ पूछो, तो इससे आपके सारे कवर हो जाएंगे और तभी एग्जाम निकल भी सकता है। इसमें 25 क्वेश्चन है अराउंड, तो आपको करना चाहिए 25 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन, 25 में से 2, 4, 5, 10, 20 डाउट होंगे, जितने होंगे पूछो, तो इससे आपकी तैयारी होगी ना, बट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जी इसमें ही डाउट है अवनीश आपको इस असाइनमेंट में? नहीं सर, मैंने सेंड किया है। अच्छा, तो जितने थ्योरी अभी तक हुए हैं उस पर आप कंप्लीट कीजिए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने नेट में भी आए, हमने पहले भी सॉल्व किए, नेट का ही है ना ये। तो इस तरह क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक्स वाई जेड, बस एक्स वाई जेड तीन ही है। सो एक्स वाई जेड आर IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन y एंड x मोर देन z, यही है। तो आपको पता होगा थ्योरम ये, दिस इज सेम एज x मोर देन y, x मोर देन z। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x मोर देन, क्या लिखते हैं आप, जब दो डिफरेंट क्वांटिटी ज्यादा है तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ वाई जेड, यही है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वाई जेड, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मुझे बताइए 3 नंबर को अगर मैं एक ऑर्डर में अरेंज करूं, चलो इस ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सो क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट? 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ, इस तरह से अगर आप अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वे इज 6। अब आपको ढूंढना है इसके फेवरेबल आउटकम्स। तो 6 क्या होंगे, 6 के 6 आउटकम लिख भी सकते हैं हम चाहे तो। जैसे मैं आपसे अगर बोलूँ, चलो लिख के देख लेते हैं, x लेस देन वाई लेस देन जेड, x लेस देन जेड लेस देन वाई, y लेस देन x लेस देन जेड, y लेस देन जेड लेस देन x, फिर आ जाएगा z लेस देन x लेस देन y, z लेस देन y लेस देन x। यही टोटल सैंपल स्पेस के 6 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे बताइए इन 6 में से कितने फेवरेबल आउटकम हैं जो इसको फेवर करते हैं? इन 6 में से विच आर द फेवरेबल टू दिस इवेंट या दिस इवेंट? ऐसे आउटकम ढूंढिए जहां x y से भी ज्यादा और x z से भी ज्यादा है। कितने हैं ऐसे? से 2 फैक्टोरियल होगा क्या? हाँ 2 फैक्टोरियल होगा क्योंकि x तो फिक्स है, मैक्सिमम से ज्यादा है x। जैसे यहाँ पे, हाँ और जैसे x यहाँ फिक्स है, जिस ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ उस ऑर्डर के अलोंग, तो यहाँ पे या तो है ना, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 नंबर कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल एग्जैक्टली। तो 4 पॉसिबल आउटकम आएगा, चेक कीजिए, यही है ना। तो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम है ये, ऐसे लिखते हैं 1 2, ठीक है, और कौन से आएंगे? 4 आएंगे, 2 आएंगे, सॉरी 4 कह रहा हूँ। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ना, 2 फैक्टोरियल 2 फेवरेबल आउटकम है, 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल। तो यही 2 फेवरेबल आउटकम है आपके, दिस इज द 1 फेवरेबल आउटकम, दिस इज द 2nd फेवरेबल आउटकम। तो आंसर इज 2/6। तो इसका आंसर हो गया 2/6, ये आंसर है। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, गेट में भी आए हैं, नेट में भी आए हैं। हमने नेट के PYQ कर रहे थे कुछ दिन पहले, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, नेट का ही है ऐसे तो ये। सो 1/3 है। पूछिए, इसमें कुछ पूछना है, देख लीजिए, ठीक है सर। है ना।
तो इस तरह क्वेश्चन है, आप देखेंगे गेट में भी आया, जैम में भी आया, और नेट में भी हम लोग कर रहे थे कुछ टाइम पहले, 2-3 क्वेश्चन नेट में मिला था। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया आप लोगों का? अगर ये किसी ने ट्राई किया हो तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप। 25 क्वेश्चन है, कर लो कंप्लीट। देखो जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एग्जाम उतने निकलने की चांसेस ज़्यादा होंगे। थ्योरीज हर बुक में सेम लिखी हुई है, लेकिन जो नेट का लेवल है उसका क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेगा आपको। नेट के लेवल का क्वेश्चन नेट के पीवाईक्यू में ही मिलेगा, ना कोई ऐसी बुक अभी लिखी गई जिसमें आपको उस तरह कोई प्रॉब्लम बना के दे। इस तरह से है, तो आप वो सॉल्व करो। अगर पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हो तो एग्जाम में भी अच्छे से आप कर पाओगे क्वेश्चंस। ये है एनीवे, अगर किसी ने ट्राई किया तो इसको आप पूछ सकते हो, नहीं तो 11 से 13 वाले पेपर में ट्राई किया तो पूछ सकते हो। ठीक है जी समीना, तो आपका काम ये है कि आप एक असाइनमेंट उठाओ, उसको ट्राई करो और डाउट पूछो, बेटर रहेगा। अभी आप कुछ टाइम पहले कह रहे थे सर सैटरडे संडे में डाउट क्लास रखिए, लेकिन आप सैटरडे संडे बोले, आप बताओगे तभी तो डाउट क्लास रखेंगे। हाँ सर, वो प्रोबेबिलिटी के और डिस्ट्रीब्यूशंस के वो क्वेश्चंस ट्राई करें ना, मतलब थोड़ी देर के बाद आ रहे वो, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम है या फिर इनइक्वालिटीज के आ जा रहे ना, तो बहुत टाइम लग जा रहा है उसमें। अरे तो मैं आपको ये कहता हूँ, वो पहला क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते हो मुझसे पूछो ना, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। लेकिन ठीक है सर, ठीक है। जैसे yes. ऐसे बोलना नहीं होता है तो कब तक ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे? एग्जाम आ जाएगा चले जाएगा, फिर ऐसे तैयारी करते रहोगे 10 साल तक। तो सॉल्यूशन इज दिस कि यू हैव टू लर्न। सिंपल सॉल्यूशन है, आपको सीखना है। अगर आपसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको सीखना है। कैसे सीखोगे आप? या तो बुक से पढ़ के सीखो, ऑनलाइन गूगल से, यूट्यूब से, इधर उधर सीखो, या फिर मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा। बट उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा ना। डाउट क्लास डेली रात को 11 से 12 होती है, लेकिन आप उसमें पूछ नहीं पाते। तो सैटरडे संडे मैंने कहा था आप बताओ कि इस दिन क्लास रखना, हम रख सकते हैं, लेकिन आप जब पूछोगे तभी तो हम बताएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो मैं रख दिया सैटरडे डाउट क्लास सुबह 10 से 12 एग्जाम्पल के लिए। अब ऐसा क्या होता है, कोई बच्चा आता ही नहीं 10 से 12, मैं अकेला वेट कर रहा होता हूँ, बच्चों का कोई ज्वाइन ही नहीं करता है, तो वो नहीं दिक्कत सर, होती है। मैं क्या कर रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे ना, तो एक कलेक्ट करके, मतलब 1-1.5 घंटे, मतलब अपनी क्लास होना वैसे डाउट कलेक्ट करके मैं सैटरडे संडे को बोलूंगी आपको। हाँ वही कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा आप कलेक्ट करो, एक स्क्रीनशॉट लेके एक जगह से रख लो, जब डाउट क्लास हो रहा है ग्रुप में भेजो, 1 by 1 डिस्कस करते हैं। बाकी लोग जैसे पूछते हैं वैसे पूछो आप, क्योंकि एग्जाम आपको एग्जाम निकालना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये मत सोचो कि मैं आपका एग्जाम निकलवा दूंगा, वो आप पढ़ोगे, तैयारी करोगे, आप हेल्प मांगोगे तब आपका एग्जाम निकलेगा। ये नहीं कि कोचिंग ज्वाइन कर लिए तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। एग्जाम तब निकलेगा जब आप एफर्ट्स करोगे। ये चीज़ें हैं। ठीक है भाई, देखो तो ये तो हो गया। हम ये कर रहे थे ना लास्ट 2-3 क्लास में, तो प्रोबेबिलिटी का है। एंड इसमें बचा हो तो पूछ सकते हैं, जिन लोगों ने ट्राई किया एटलीस्ट वो लोग। ये असाइनमेंट कर रहे थे ना, ये वाला कर रहे थे, ये तो 11 से 23 है, टोटल कंबाइंड है इसमें। तो सर एक क्वेश्चन और भेजा है। हाँ है ना, ये तो पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, ये वाला खुल रहा था ना अभी। ठीक है, तो जो भी टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं थ्योरी, अभी मैंने इतना थ्योरी आपको कराए लास्ट के कुछ क्लासों में, ये थ्योरीज मैंने कराए हैं। तो इस पे बेस्ड जितने भी जैम के क्वेश्चन हो, गेट के क्वेश्चन हो, नेट के क्वेश्चन हो, आप जैम को लाइटली मत लो। आप लोगों को लगता होगा आपने एमएससी कर लिया है तो जैम तो आपके लिए इतना लाइटली मत लो। अगर आपको ऐसा लगे तो कोई जैम का पीवाईक्यू उठा के, एक पीवाईक्यू में 60 क्वेश्चन है, सॉल्व करो। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन कर पाओगे अभी भी, क्योंकि एक होता है अपने आप, है ना, जब तक आप रियलिटी से आपका सामना नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपका क्या लेवल है। आप चाहो तो उठा के देख लो, जैम 2024 का 23 का पेपर उठाओ, 60 क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो। आप उसमें 30-40 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाओगे। 20-25 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको नहीं होगा, या सोचना पड़ेगा, या आपको हेल्प चाहिए होगा। ये चीज़ें हैं। सेम थिंग गेट के लिए भी, सेम नेट के लिए भी है ना। क्योंकि अगर आप परफेक्ट हो गए तो आपको जरूरत ही नहीं है सब कोचिंग मुझे ज्वाइन करने की, फिर तो आप ऐसे ही एग्जाम निकाल लेते, बैठते निकल जाता। ये चीज़ें है ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का क्या लेवल है, आपका क्या लेवल है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। तो वो आपको रास्ता तय करना, आपको उसके लिए एफर्ट्स करने हैं। सर एक सीडीएफ का फार्मूला होता है, जो प्रोबेबिलिटी लेस देन, सपोज के x लेस देन a b, सर वो अच्छा ये वाला, ये कह रहे हो जो हम लिखते हैं x मोर देन a लेस देन इक्वल टू, इसकी बात कर रहे हो आप? यस सर, CDF at b। फार्मूला लिखवाए थे। हाँ तो पता है इतना। और दूसरे इनइक्वालिटी में 4 फॉर्मूला था इसमें, कि जैसे इन जनरल, ये इन जनरल लिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूस में तो चारों का सेम आंसर आ गया। इन जनरल जो होगा, जैसे मोर देन ए लेस देन बी, तो इसका होगा CDF at b माइनस
माइनस सी डी एफ एट ए। बी माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ बी। फिर ऐसे ही एक्स मोर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, तो ये होता है सी डी एफ ऑफ एक्स एट बी माइनस माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स एट ए माइनस। यही चीज़ अगर गुप्ता कपूर वाली बुक में आप देखोगे तो वो लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ, यस सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लग जाता है। सेम ही चीज़ है, बस समझने की बात है। हाँ है सेम ही चीज़। हाँ सर, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ जाता है। हाँ तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये है सीधा सीधा आप सी डी एफ दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सी डी एफ। अगर मुझे सी डी एफ गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो ये तरीका है सी डी एफ एट बी। कैसे लिखना है, इसको याद रखना होगा कि नहीं नहीं रट्टा नहीं मारा, ये मुझे रट्टा नहीं मारा हुआ है मैंने, आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। जैसे मैं पहला समझा देता हूँ आपको, जैसे पहला है ए बी इंटरवल है, सो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ नोटेशन समझिए। जब मैं लिखता हूँ सी डी एफ एट स्मॉल एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो इसका डेफिनेशन है लेस देन इक्वल टू एक्स। और जब मैं लिखता हूँ सी डी एफ एट एक्स माइनस, तो यहाँ आपको पता है कि दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स। तो ये मेरा नोटेशन है, बुक में जनरली ये नोटेशन नहीं है, बुक में अलग अलग करके लिखता है, तो इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। अब क्या है, तो जैसे आपका इंटरवल पहला वाला समझिए, तो इसने ए पे ओपन लगा रखा है और बी पे क्लोज लगा रखा है, तो मैं इस इंटरवल ये जो ओपन ए बी क्लोज है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस इन्फिनिटी से बी माइनस, अब खुद सोचिए आप क्या घटाएंगे तो ये बचेगा। मैंने माइनस इन्फिनिटी से मैं बी तक चला गया, मैं क्या किया माइनस इन्फिनिटी से बी तक चला गया, अब मैं क्या घटाऊंगा तो ये बचेगा ये वाला इंटरवल। अब सोचिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, माइनस इन्फिनिटी टू ए, ए को इंक्लूड करके घटाएंगे या बिना इंक्लूड किए घटाएंगे, इंक्लूड करना होगा। हाँ इंक्लूड करना होगा क्योंकि यहाँ ए नहीं है, तो सेम चीज़ है। अब आप समझ सकते हैं, तो ये है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू बी, तो इसलिए यहाँ सी डी एफ एट बी लिखा गया है। और ये है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसलिए यहाँ सी डी एफ एट ए लिखा गया है। सेम चीज़ है बाकी इंटरवल के लिए है, यही चीज़ आप बाकी इंटरवल में कर लीजिए। जैसे सेकेंड वाला पॉइंट था, तो सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे सो सेकेंड में क्या है कि जो मैंने इंटरवल लिए हैं ये हमारा ओपन ए ओपन बी है, तो ऐसा है ओपन ए ओपन बी, तो मैंने इसको लिखा माइनस इन्फिनिटी टू बी माइनस, है ना, मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या घटाऊंगा खुद सोचिए अब, ताकि ये बचे, तो फिर से आपको घटाना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से ए इंक्लूडिंग ए, यहाँ ए को हटाना पड़ेगा ना क्योंकि ए यहाँ नहीं है, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ए। सो अगेन ये बी इंक्लूडेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन बी एक्सक्लूडिंग बी, तो हो गया सी डी एफ एट बी माइनस, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा सी डी एफ एट बी माइनस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो सी डी एफ एग्जैक्टली एट ए, तो सी डी एफ एग्जैक्टली एट ए एंड सो ऑन, बाकी फॉर्मूला ऐसे ही बने हैं। तो इससे क्या है आसानी से आ, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, जैसे अभी मैं आप लोगों को पूछ ही लेता हूँ कितने लोगों को समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आए ना गेट वोट में खूब आए हैं, गेट में भी नेट में भी आए हैं आपके। जैसे एक मैं अगर सी डी एफ लिख दूँ, लेट से सी डी एफ ऑफ एक्स इज मान लीजिए 0 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड मान लीजिए 1, और एक है एक्स स्क्वायर बाई 2 व्हेन एक्स बिटवीन 1 एंड लेट से 2, सो 2 पे कितना हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया, 2 1 ना लिख के, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई हम 12 कर देता हूँ। चलिए तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ लिख देंगे हम हाफ प्लस एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 अगर लिखूँगा तो ये आ जाएगा एक्स बाई 4 कर देते हैं, तो क्या आएगा 2 से तो 2 पे 1 हो गया ना, तो मुझे ऐसा करना है कि 1 से कम रहे, सो इसको अभी 8 ले लीजिए, ठीक। बस ध्यान रखना 2 पे वहाँ था 4 बाई 12 1/3, मैं खुद ही बना रहा हूँ इसको, सो 4/12 मतलब 1/3, और यहाँ 2 रखेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/2, सो ध्यान रखना ज़्यादा होना चाहिए उससे, है ना, 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा ही होगा। और यहाँ मान लीजिए अभी के लिए 4 रख दिया, और x 4 रखा तो या 3 रख दिया, और यहाँ पे 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 3। मान लीजिए सी डी एफ है, एक बार तो पहले चेक कर लीजिए सी डी एफ है कि नहीं है। सी डी एफ होने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सी डी एफ होने के लिए इन्फिनिटी पे 1 होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए, इसको राइट कॉन्टीन्यूअस होने चाहिए,
नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना, ये 4 कंडीशन है, यू कैन चेक। तो अगर इसमें ग्राफ बना के मैं इसका चेक कर लूँ तो आसान पड़ेगा। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ सी डी एफ, क्योंकि मैंने खुद ही लिखे हैं, तो पहले मैं ये चेक कर ले रहा हूँ सी डी एफ है कि नहीं है। तो उसके लिए अच्छा, यहाँ लेस देन 0 1 लिखने का क्या मतलब है, इसको सीधा सीधा लिख दो 0 व्हेन x लेस देन 1, है ना, ये बेटर है। तो 1 से पहले वैल्यू 0 है, ठीक। 1 से 2 में क्या है, जब 1 रख रहे हैं आप तो 1/12, सो 1/12, और 2 रख रहे हैं तो 1/3। तो इस तरह से है, तो यहाँ 1/12 है और यहाँ 1/3 है। फिर 2 से 3 में आप क्या कर रहे हैं, 2 पे 1/4 प्लस 1/2, है ना। सो 1/2 प्लस 1/4 से स्टार्ट कर रहे हैं आप। सो 1/2 प्लस 1/4, इट्स लाइक 3/4, राइट। सो 3/4 से आपने स्टार्ट किया एंड देन यू वेंट टिल, सो 3 पे वैल्यू क्या आएगी, 3/8 प्लस 1/2, है ना। सो 1/2 प्लस 3/8, 7/8। तो ये हो गया 7/8, और 3 ऑनवर्ड्स वैल्यू हो गई 1, तो वैल्यू हो गई 1 3 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, नॉन डिक्रीजिंग है, इस तरह के ये हमने ग्राफ बना दिया अभी आपके लिए, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस सी डी एफ। तो नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिक्रीज राइट कॉन्टिन्यूअस इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सक्लूड कर रखा, यहाँ इंक्लूड कर रखा, यहाँ एक्सक्लूड कर रखा, यहाँ इंक्लूड कर रखा, यहाँ एक्सक्लूड कर रखा है, यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, बीच में जंप है ना, बीच में ये ब्रेक है, एक्सक्लूड कर रखा है, एंड दिस, ओके। तो अब क्वेश्चन जैसे पहला पार्ट जो पिछला फॉर्मूला लिखा है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, कि ये आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसी में एक और फॉर्मूला ऐड कर देता हूँ, जैसे लिखा ना मैंने। सो एक और फॉर्मूला होता है कि मुझे अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए x एट स्मॉल a, सो दिस इज द सी डी एफ एट a माइनस सी डी एफ एट a माइनस, यही फॉर्मूला है, सी डी एफ एट a माइनस, सेम तरीके से आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से a तक इंक्लूड किया, फिर घटा दिया, माइनस इन्फिनिटी से ओपन a तक घटा दिया, तो वैसा कर दिया हमने, है ना। तो ये कैसे आता है, सिंगल्टन a कैन बी रिटर्न एज माइनस इन्फिनिटी टू a माइनस माइनस इन्फिनिटी टू ओपन a, यही बचेगा, तो वैसा लिख दिया। तो जैसे ये x बराबर 2, दूसरा पार्ट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग हाफ टू 3/2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बीइंग 0 to 5, है ना। और चौथा पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बिटवीन, यहाँ से आ जाएगा ओपन 0 और लेस देन, मान लीजिए 2 है, 1 2 3 4 5, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ये निकालिए जरा, ये सब पार्ट्स निकाल लेंगे ना, 1 by 1 फाइंड कीजिए आप लोग। इसमें से अगर आगे मैं कंटिन्यू करूँ, जैसे 6th पार्ट है, तो इसमें लिख दूँ मैं कि ऐसा है x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, 7th पार्ट में x मोर देन 1 लेस देन 2, और ये 8th पार्ट है प्रोबेबिलिटी x, ठीक है। तो 0 से 5, 0 से 2, 1 से 2, 1 से 2 दोनों इंक्लूड किया, यहाँ 1 यहाँ 2 इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ट्राई कीजिए। ओके, सर एक बार फॉर्मूला वाला पेज पे जाइए। जी। तो ये आपके लिए अब फाइनल है ये, हाँ। अब देखिए एक बार चेक कर लीजिए, ये 5 फॉर्मूले आपके लिए है। सर फर्स्ट का 2/3 आ रहा है। ओके, चलिए लिख लीजिए फॉर्मूला एक बार, है ना।
तो इससे फर्स्ट का आया 2/3, सेकंड का फर्स्ट का तो 5/12 आया 5/12 आ रहा है। देखिए अभी ये कंट्रोडिक्शन फर्स्ट है ना, तो इसमें अलग अलग कैसे आ रहा है, चेक कीजिए। तो ये फॉर्म कहाँ सॉल्व होगा, उस वाले देखिए, CDF एट 2 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2। सेकंड का 3/16 सेकेंड में 3/16, थर्ड का 1 1, यानी इसमें नेट में भी क्वेश्चन आया, आप देखेंगे PYQs में, इस पे नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, नेट गेट दोनों में। 1/3 1/3, वन बाई थ्री इसका भी। बाकी लोग चेक कर लीजिए, अगर आप निकाल पा रहे दैट्स फाइन, फिर मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। और मेनली आप लोग इस लेवल पे है ना, आप सबको थ्योरीज ऑलमोस्ट आती ही होगी। मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना, कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। थ्योरीज तो ऑलमोस्ट सबको आता, आपने BSc में पढ़े होंगे, MSc में पढ़े होंगे, तैयारी के दौरान पढ़े होंगे, तो थ्योरीज तो ऑलमोस्ट सबको आती है। मेन है प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत होगी। ये है जो PYQ CSR के हैं, या जो एग्जाम कितना आ रहा है 1/3। हाँ नेक्स्ट 3/4 1/4 2/3 2/3। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, आप में से कोई चाहता है मैं कोई पार्ट सॉल्व करूं? इज इट फाइन? और मुझे सॉल्व करना है कोई पार्ट, देख लीजिए। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिए, अगर कोई पार्ट में डाउट है तो बोलिए मुझे कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, देन आई कैन सॉल्व दैट पार्ट। सेकंड मेरा 1/6 आ रहा है। सेकेंड 1/6 आ रहा है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो सेकेंड पार्ट है ये इस फॉर्मूले में फिट होगा, इस वाले पे, है ना, ये सेकेंड वाला है, ठीक है। इसका तो CDF एट B माइनस माइनस CDF एट A, चलिए लिखता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो CDF एट 3/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस CDF एट एग्जैक्टली 1/2। अब आप पहले ये देखिए कि ये जो इंटरवल्स है किस इंटरवल में 3/2 बिलोंग कर रही है ना, किस इंटरवल में 3/2 बिलोंग कर रही है। सो 3/2 बिलोंग्स बिटवीन 1 and 2, तो ये तो बीच का पॉइंट है, तो 3/2 का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड 3/2 दोनों इसी में होगा, 1 से 2 के बीच 1.5 है, तो उसी में होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x²/12 में x की जगह 3/2 रख दीजिए, तो ये 9/4 और अपॉन 12 हो जाएगा ऐसा, माइनस CDF एट 1/2।
अब देखिए 1/2 किस इंटरवल में है, तो 1/2 तो यहाँ पे है क्योंकि, है ना, फर्स्ट वन में है सर और उस पर 0 है, तो यहाँ से, इंटरवल में ले लीजिए। ठीक है ना, तो आ जाएगा 9/48, तो इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 3/16 इस तरीके से आ जाएगा। तो हर बार यही करना है आपको, देखना है इंटरवल्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, देख लीजिए। सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, आगे देखो ग्रुप में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो भी थ्योरीज मैंने अभी तक कराया है, जितना थ्योरीज, उस पर बेस जो भी आपको गेट या नेट के PYQs में डाउट है या बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। तो देखो ग्रुप में 2-3 क्वेश्चन भेजा है इन्होंने, एक तो अवनीश का, एक सौरदीप का क्वेश्चन है। देखिए, तो ये जो गेट 2021 का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज कि ओमेगा आपको दे रखा है 1 2 3 ऑन सो ऑन। तो सैंपल स्पेस जो है पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सैंपल स्पेस। सो दिस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी एट n, वो सिंगल्टन सेट लिख रखा है एक्चुअली, तो प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर n पॉइंट पे, इनमें से कोई n चूज किया आपने, n 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। सो ईच पॉइंट n पे अल्फा n है फॉर n बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस ओमेगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ग्रुप में देखिए, जो प्रयास वाला ग्रुप है उसमें देखिए क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट ऑप्शन दे आर आस्किंग कि क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा n 0 होगा, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो खुद आप सोचिए, ये समेशन ऑफ अल्फा n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी कितना होना चाहिए, ये, अरे भैया पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, 1. ये 1। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट ऑफ अल्फा n, 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है ना, ईच n पे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2, प्रोबेबिलिटी एट 1 इज अल्फा 1, प्रोबेबिलिटी एट 2 इज अल्फा 2, प्रोबेबिलिटी एट 3 इज अल्फा 3 एंड सो ऑन, ऐसा जा रहा है। तो ये सीक्वेंस है अल्फा आई, बोल रहा है उसकी लिमिट 0 होगी n टेंस इन्फिनिटी पे, तो ये कह रहा है चूंकि सम तो 1 है तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेंट सीरीज है तो सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी, थ्योरम है ये। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, जो दूसरा स्टेटमेंट है कि सीरीज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दिस कन्वर्जेस। अब देखो है ये प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन, लेकिन सीक्वेंस सीरीज में मिक्स कर रखा है इन्होंने, सीक्वेंस सीरीज और, जो पहला क्वेश्चन है हाँ ऐसे भी कर सकते हैं क्या, जो पहला आपने किया है वो अल्फा n जो है बेसिकली 1/n है, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी। 1/n कैसे ले सकते हैं आप, सम तो 1 होने चाहिए ना, 1/n ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हाँ प्रोबेबिलिटी 1/n n गोज टू इंफिनिटी। नहीं, आप ये कहना चाह रहे ना अल्फा n को 1/n ले लेंगे ऐसा, यस सर, और लिमिट लगाएंगे ये तो प्रोबेबिलिटी है। तो आपको यू नो डेफिनेशन ऑफ PMF, ये तो PMF है ना, अगर मैं x डिफाइन कर दूं n को, सो दिस इज समथिंग लाइक x इज n, और PMF का डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए और सम 1 होने चाहिए। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये 1 होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ये तो डाइवर्जेंट सीरीज है। तो आप अल्फा n यहाँ पे वही चूज कर सकते हैं जहां समेशन 1 आएगा। तो मैं आपको कुछ सुटेबल एग्जांपल देता हूं जो आप ढूंढ रहे हैं। 1/2 की पावर n ले सकते हैं आप यहाँ ले सकते हैं 1/n² इंटू 6/π², ये ले सकते हैं आप। और अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा ले सकते हैं 1/3 इंटू 2/3 की पावर n-1, ये ले सकते हैं आप। इस तरह के टर्म्स आप कंसिडर कर सकते हैं, समेशन 1 आएगा, चेक करके देखिए। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन कंसीडर, बट ये कंसीडर नहीं कर सकते आप।
तो ये लेंगे तो लिमिट 0 पे जाएगी, तो वट एवर यू विल टेक लिमिट 0 पे ही जाना है क्योंकि सीरीज तो कन्वर्ज कर रही है, तो इसका सम तो 1 होना चाहिए। तो पीएमएफ के डेफिनेशन से, या यहाँ पे हमने ओमेगा का प्रोबेबिलिटी लिखा है। सेकेंड ट्राई कीजिए। सेकेंड है, बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एन जो होगा वो कन्वर्ज करेगी सीरीज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एन विल कन्वर्ज। चलो यही एग्जांपल ले लो, दिस इज द काउंटर एग्जांपल। आप ये रख के देखो अल्फा एन, क्या ये ट्रू होगा सेकेंड स्टेटमेंट? नो सर। तो वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू से फॉल्स, है ना। एक काउंटर एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, करोड़ों एग्जांपल कम है ट्रू कहने के लिए, लेकिन एक काउंटर एग्जांपल इनफ है फॉल्स कहने के लिए। सो दिस इज योर काउंटर एग्जांपल, दिस इज द पीएमएफ। सो इसके अलॉन्ग अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6√6 अपॉन पाई 1/n, एंड इसकी सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। अभी मैंने लिखा है कि ये 1 नहीं होती, होती कितना है, ये इन्फिनिटी होती है। दिस इज नॉट 1, दिस इज इन्फिनिटी बाई पी टेस्ट। सो आपको जो यूनिट 1 है CSR नेट का, उसमें रियल और लीनियर तो पढ़ना ही है क्योंकि तभी एग्जाम में आप अच्छा, तो उसमें आप जानते हैं कि पी टेस्ट से ये इन्फिनिटी आता है जब n की पावर p होती है, और p अगर क्या लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज का सम इन्फिनिटी होगी। तो ये तो इसका सीरीज तो इन्फिनिटी आ जाएगी अगर आप यहाँ से सीरीज रूट अंडर अल्फा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो दिस इज द काउंटर एग्जांपल। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज, ये ट्रू था, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन देखो अब जो भी कह रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा क्या कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के देयर एग्जिस्ट। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है कि फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट k डिसजॉइंट इवेंट्स। ऐसा A1 A2, ये बोलना चाह रहा है A1 A2 A3 AK, चाहे k कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके लिए दीज आर डिसजॉइंट इवेंट, देयर एग्जिस्ट disjoint events. So there exist these many disjoint event such that probability of union of AIs I from 1 to k, this will be less than 0.001. आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। दे आर सेइंग कि यू चूज वन नेचुरल नंबर के, अब 2 3 4 5 कोई भी एक फिक्स नेचुरल नंबर चूज कर सकते हैं। सो दैट मेनी डिसजॉइंट इवेंट्स हैं आपके पास A1 A2 A3 AK, इस देयर एग्जिस्ट, सो देयर विल एग्जिस्ट दैट मेनी डिसजॉइंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AIs, जिसका मतलब AK, तो आप जानते हैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो थर्ड कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशन इन एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट कंडीशन है कि ईच इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0, सेकंड कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1, एंड द थर्ड कंडीशन इज इफ यू हैव डिसजॉइंट इवेंट्स देन पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट। ये क्या लिख रखा है, डिसजॉइंट इवेंट, तो आप क्या मान लो पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट है, तो डिसजॉइंट इवेंट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI को आप क्या लिख सकते हैं, सम कर सकते हैं। अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो सम कर सकते हैं हम लोग। सो ये देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है ना, तो मैं पेयर वाइज डिसजॉइंट कंसीडर करता हूं तो ऐसा हो जाएगा। और क्या मैं इसको इससे कम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, सोचिए। यस सर, कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देयर एग्जिस्ट कह रहा है ना, सो मैं ऐसा करता हूं कि मैं क्या करूंगा, A1 जो इवेंट है उसको लूंगा मैं, जितना माने उतना 0 लगा लो, एक लार्ज नंबर लगा लिया। A2 इसका जस्ट अगला नंबर, मान लो ये ले लिया, ठीक है ना, यहाँ एक और 0 लगा लो। इस तरह से आप के कोई फिक्स कर लो फॉर एग्जांपल। तो यू कैन ऑलवेज मेक, हम क्या करेंगे, बहुत लार्ज नंबर ले लेंगे इसके अंदर, और प्रोबेबिलिटीज यू नो होगा क्या यहाँ से, ये तो आप जानते हैं ना। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो भी इवेंट है n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जाना है,
अल्फा एन को एन टेंस इन्फिनिटी पे 0 पे ही जाना है ना, तो जब एन में बहुत लार्ज लूंगा तो उस इवेंट का जो एलिमेंट है मैं अगर बहुत लार्ज ले लूंगा तो प्रोबेबिलिटी लगभग 0 की तरफ आ जाएगी। सो उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम लगभग 0 को अप्रोच करेगा। सो हम ऐसा बना सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 को अप्रोच कर जाए। तो यस, ये एक एप्सिलॉन है, समझ लो। तो ऐसा बनाया जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसे मान लो के उसने कहा कुछ फिक्स करो, चलो मैंने के 2 फिक्स कर दिया अभी के लिए। तो मुझे 2 इवेंट बनाना है, मैंने ये इवेंट ले लिए, ये नंबर्स हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी कंसीडर करो आप। तो अल्फा 1 जब आप निकालोगे A1 के लिए तो ये आएगा 1/2 की पावर ये नंबर, सोचो लगभग 0 आ जाएगा, और ये भी लगभग 0 आ जाएगा, तो इससे तो कम ही आएगी। ये है, सो वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सर जी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं सर, वो जो 2 इवेंट ले लिया मैंने, एक डाई थ्रो किया, A1 एक इवेंट ले लिया, इवन नंबर्स आएगा, और A2 एक इवेंट ले लिया, ऑड नंबर आएगा। वो तो डिसजॉइंट हो रहा है A और A2, तो A1 का प्रोबेबिलिटी होता है 1/2, A2 का प्रोबेबिलिटी होगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 करेंगे तो हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 तो ग्रेटर देन होता है ना 0.001 से। लेकिन आपने गलती कहाँ की है? आपका सैंपल स्पेस क्या है? जो एग्जांपल आपने लिया, व्हाट इज योर सैंपल स्पेस देयर? ओके ओके ओके, हाँ सर। हमारा सैंपल स्पेस नेचुरल नंबर होने चाहिए। हाँ तो ये चीज है। तो दिस इज द सैंपल स्पेस, इसके लिए बात कर रहा है, इसने पहले ही फिक्स कर रखा है। अभी आपने देखा ना कि अल्फा एन अप्रोचेस टू 0, इसका क्या मतलब है? फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम मोर देन इक्वल टू या एम नेचुरल नंबर सच दैट, है ना? क्या जानते हैं इसमें आप कि अल्फा एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एम, ये होता है। तो यही तो कह रहा है ये ऑप्शन, इनडायरेक्टली यही कह रहा है एक्चुअली हाँ सर। कि व्हाटएवर। तो यहां इसने एप्सिलॉन फिक्स कर दिया है, एप्सिलॉन इसने फिक्स कर दिया है 0.001, और ये जो अल्फा एन है यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, ये इन सब की प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, इसको मैं अल्फा एन यहाँ कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो नंबर जो लिखा है इसको अल्फा एन कह देते हैं। तो यू कैन मेक इट एज स्मॉल एज यू वांट, बिकॉज फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 यू कैन मेक दिस लेस देन एप्सिलॉन, चाहे कुछ भी एप्सिलॉन दे दो, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन मेरा दे रखा है 0.01, तो ये उससे कम तुम कर ही सकते हैं। एप्सिलॉन कुछ और भी होता तब भी हो जाता। ये है, और अल्फा एन तो पॉजिटिव होना है, तो मॉड के यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि अल्फा एन तो नॉन नेगेटिव है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है ये, तो वो तो ऐसे ही हट जाएगा। तो ये हो जाएगा, यस दिस कैन बी डन। जो फोर्थ पार्ट है आपका, कि फोर्थ पार्ट कह रहा है, इसी में देखो लिख देता हूँ यहाँ पे। सो जो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये पार्ट 3 था, तो ये भी ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड इज अ ट्रू, फर्स्ट वाज ट्रू स्टेटमेंट, सेकंड वाज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू स्टेटमेंट। जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए आई ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट। अब समझिए आप ठीक से, ये जो फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है कि ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो A1 इज सबसेट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना? सो A1 इज proper subset of A2, it is proper subset of A3 and so on, ऐसा चल रहा है। A1 is a subset of A2, A2 is a subset of A3 and so on, strictly increasing events हैं, events A1 A2 A3, this is the sequence of increasing events such that there exist बोल रहा है कि क्या ऐसा exist करेगा। तो ये क्वेश्चन डी पार्ट जो है कि there exist A1 proper subset of A2 A3 and so on such that probability of union of I from 1 to infinity this will be less than 0.001। क्या ऐसा होगा? सोचिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन इट इज ट्रू और फॉल्स।
हाँ जी, कुछ हुआ? ट्रू या फॉल्स? बताओ भाई। देखो, तो यहां पे क्या, आप खुद सोचो, आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट ले रहे हैं ना, तो यहां से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। तो आप यहां से क्या आप एग्री करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI's I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जो है, दिस विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी AN, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? इन दिस केस इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप वीके रॉयतगी का बुक देखेंगे या कहीं भी किसी बुक में, कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो इन सब का अगर आप सोचिए खुद से, मैं अगर पूछूं आपसे कि इन सब का यूनियन किसके इक्वल आएगा, ये जो A1 A2 A3 A4 इन सब का यूनियन किसके इक्वल आएगा? यही आएगा ना, जो लार्जेस्ट वन होगा। जैसे ए सबसेट है बी का, हाँ ए सबसेट है अगर बी का, तो ए यूनियन बी इज बी। तो सेम चीज जैसे A1 A2 A3, तो जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट कौन होगा आपको पता तो है नहीं, तो दिस इज द लार्जेस्ट। ओके। और अभी आपने क्या देखा है? दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, मुझे क्या दिखाना है, ट्रू दिखाना है कि फॉल्स? हम कोशिश क्या करना चाह रहे हैं, है ना। सो द थिंग इज, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI इज लेस देन दिस। तो ये आ गया ना। और सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN, यही है। सो ये आ जाएगा। और ये क्या आएगा? सर अभी हम लोग सोच सकते हैं एन को एन ले सकते हैं, एन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हाँ, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसा ले लो, चलो आप ऐसा ले लो, ठीक है ना। आप ये कहना चाह रहे हो। सो A1 इज सेट कंटेनिंग 1, A2 इज नहीं, तो ये गड़बड़ है, फिर तो वो हो जाएगा ना। क्योंकि हमें तो वो भी बनाना ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ ना इसने, तो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस AI, क्या ऐसा सीक्वेंस मिलेगा मुझे AI ऑफ इंक्रीजिंग इवेंट जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लेस देन ये हो जाए, ऐसा मिलेगा क्या? तो फिर से मैं वैसे ही करता हूं ना, एक काम करते हैं, हमें इससे कम लाना है ना, तो फिर से हम लार्ज बना लेते हैं। तो मुझे चूंकि इसको ट्रू दिखाना है, मैं भी कोशिश, देखो यू नो देयर एग्जिस्ट, सो इफ यू फाइंड वन सच एग्जांपल देन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसने स्टेटमेंट में ही लिख रखा है देयर एग्जिस्ट, ये लिखना है ना, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस AI's A1 A2 A3 AN ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI's लेस देन ये हो जाए। तो देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, मतलब एक आपने ऐसा सीक्वेंस ढूंढ लिया तो योर वर्क इज डन, यही कह रहा है। देयर फॉर ऑल नहीं बोल रहा, देयर एग्जिस्ट बोल रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं A1 लेता हूं बहुत लार्ज नंबर, कितना ले लूं? 1 ट्रिलियन टाइप का, फॉर एग्जाम्पल, चलो ऐसे कुछ बहुत बड़ा सा नंबर ले लिया, अभी ये ले लिया, ठीक है। तो मेनली क्या है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तो आपने देखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ AN जो है, कहने का मतलब यू नो इट इज अल्फा एन कहाँ अप्रोच कर रही है? मैं अगर आपसे बोलूं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ AN ये इक्वल होगा, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ इसका, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, यू कैन रीड दैट। देखिए, तो ये जो थ्योरम है, वीके रॉयतगी वाले बुक में देखेगा ना, पहला चैप्टर में ही है, चैप्टर नंबर 1, वीके रॉयतगी जो है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स बाय वीके रॉयतगी एंड AKMD सेला, तो उसके पहले चैप्टर में ही है कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
पेज नंबर 13 है, दो थ्योरम है 12 एंड 13 पे, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, दो थ्योरम है, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 12 एंड 13 वीके रॉयदगी के बुक में, सेकेंड एडिशन मेरे पास है। तो पेज नंबर 12 एंड 13 पे कोरोलरी दे रखा है, देखिए यहाँ दे रखा है कि दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज दिस व्हेन यू हैव इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यू कैन सी, जिन लोगों के पास बुक है वीके रॉयदगी में, पेज नंबर 13, ठीक है ना। सो पेज नंबर 13 पे डिक्रीजिंग के लिए है ना, 13 पे डिक्रीजिंग के लिए है और उससे पहले 12 पे इंक्रीजिंग के लिए होगा। हाँ 12 पे थ्योरम नंबर 6, पेज नंबर 12 थ्योरम नंबर 6 वीके रॉयदगी एंड एके एमडी सेल है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए थ्योरम नंबर 6 पढ़िए। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस, और अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा एन की लिमिट कहाँ जा रही है, फर्स्ट पार्ट अल्फा एन की लिमिट क्या थी, 0 पे, तो ये कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या मैं ऐसा करूं, मतलब कहने का मतलब दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल, मैं फिर से कह रहा हूं, दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल फॉर एनी एप्सिलॉन, दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल, कैन बी मेड। सो एक एग्जाम्पल ऐसा मैं ढूंढ लूंगा, मैं क्या करूंगा, एन बहुत लार्ज लेना है मुझे, तो हम जैसे मैं एग्जाम्पल बना रहा था, जैसे ये है, तो ऐसा ले लो A2, इसका जस्ट एक और नंबर इंक्लूड कर लो, दिस एंड इसका नेक्स्ट नंबर, सो आई विल टेक द नेक्स्ट वन, है ना, दिस एंड द नेक्स्ट वन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और एक एग्जांपल बनाने हैं ना मुझे, तो बस आई जस्ट वांट टू मेक वन एग्जांपल, ये हो जाएगा। और ऐसे ही अगला एग्जांपल ले लो, इस तरह से बनाते चले जाओ। सो यू विल सी कि यू कैन मेक एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्यों भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है ना। सो वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जब n बहुत लार्ज है तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 पे जाएगी, सो दिस विल कन्वर्ज टू ऑलमोस्ट 0, ये बोल रहा हूं। कैन बी मेड, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज, मैं बोल रहा हूं वन एग्जांपल कैन बी मेड जो बहुत स्मॉल बनाया जा सकता है, या मैं ऐसा बोलूं दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी वांट, दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी वांट, देयर एग्जिस्ट वन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा, जैसे ये एग्जाम्पल बना रहा हूँ, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1/2 की पावर दिस, तो वो तो 0 पॉइंट, हमें बस इससे छोटा करना है। तो ये क्या है, ये तो 1/1000 ही तो है, लेकिन मैं तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इससे छोटा तो कर ही पाएंगे हम, तो दिस इज यस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, थ्योरम नंबर 6 पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 वीके रॉयदगी बुक। सो यू सी दैट कंटिन्यूटी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इन्होंने भेजा है, सौरादीप ने भेजा हुआ है, ये तो मैं अभी बता रहा था, ये आपको बता देंगे, ये अवनीश को मैंने कल ही कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अवनीश आप इसका सॉल्यूशन भेज दीजिएगा, कल परसों मैंने डाउट क्लास में कराया था, वीडियो भी होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, डाउट क्लास वाले जो वीडियोस है ना उसमें होगा। ये आपको अवनीश बता देंगे, इनको मैंने कराया था अभी। सो जस्ट आप लैम्डा एन का वो निकाल लो, अप्रोच बता देता हूँ। लैम्डा एन एक सीक्वेंस है ना, तो आप तो लैम्डा एन की पहले लिमिट निकाल लो, मतलब पहले लैम्डा एन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो। आई थिंक हमारा आया था, हो गया इन्फिनिटी आ रहा है, नहीं लैम्डा एन का एक्सप्रेशन क्या आया था, हाँ जी अवनीश आपको याद है ये क्या आया था, देखिए उस दिन हमने किया था ये, देखिए कुछ आया था 1 है ना, 10 माइनस है ना, इसको सम करना पड़ेगा, तो आई थिंक 10 - 10 कैंसिल होके क्या आएगा, इसका सम निकालिए पहले। जहाँ तक मुझे समझ आया, कितना आया था ये, 10 टाइम्स 1/2 के पावर n ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ यस, ये ऐसा आया था, ठीक है, इस तरह कुछ आ गया था, हाँ तो ये कुछ ऐसा आया था। अब आगे क्या करना, आपको बोल रहा है कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, तो इसका क्या डेफिनेशन है, आप लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी f xn x, तो आसान है ना। अब तो आपका xn ऑप्शन ए हो गया सर, बाकी तो ये सिंगल करेक्ट है, अच्छा मोर देन वन करेक्ट है, हाँ जैसे बी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक बार बोल दीजिए। देखो यहाँ पे f xn x अगर आप निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ना, तो ये ऐसा आएगा, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल है, राइट, 1 माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये तो लैम्डा n का लिमिट था 0,
1 by lambda n का आएगा इंफिनिटी, तो e to the power माइनस इंफिनिटी में 1 आ जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। हाँ डीजेनरेट किस पे आएगा, डीजेनरेट एट, डीजेनरेट हो जाएगा, इसके बाद तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन बी में। ठीक है सर, देख लेंगे मैंने। अगर xn कन्वर्ज कर रहा है डीजेनरेट पे, इफ xn कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू k, इफ एंड ओनली इफ xn कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू k, प्रोबेबिलिटी में, हाँ हाँ सर। तो ए बी सेम ही स्टेटमेंट है, ये ए स्टेटमेंट है, ये बी स्टेटमेंट है, दोनों सही है। सी डी गलत होगा क्योंकि वो डीजेनरेट पे जाएगा, तो ए एंड बी आर ट्रू, सी एंड डी आर फॉल्स। हो गया, हाँ ठीक है जी। सो और किसी ने असाइनमेंट ट्राई किया हो तो बताओ, बाकी नहीं तो फिर आगे मैं थ्योरी करवा देता हूँ, या इसमें से अगर कुछ असाइनमेंट से पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर डाउट है, एक सेकंड बता रहे हैं। हाँ हाँ सर जैसे एक क्वेश्चन है ना, उसका अप्रोच जानना था। एक्चुअल में गेट का ही है, जो अभी आपसे पूछा था वो फार्मूला, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहाँ है क्वेश्चन? भेज रहा हूँ सर। जो 1/n करके समथिंग नहीं आया था 2023 में। देखना पड़ेगा, भेजिए क्वेश्चन भेजिए, देखते हैं। नहीं तो उसमें पेपर भी है हमारे पास, पेपर भी ओपन कर सकते हैं। भेज रहा हूँ सर। सो बाकी लोगों से मैं यही केस करूँगा, अभी तक जितनी थ्योरीज हमने की हैं उस पर बेस्ड आप जैम गेट नेट तीनों का PYQ कर लो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाएगी। फिर मैं आगे थ्योरी कंटिन्यू करूँगा। तो अभी अगली थ्योरी जो होगी वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्कस करेंगे एक बार, एक क्लास में ही हो जाएगा दोनों थ्योरीज, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भेज दे सर। ये उसी फॉर्मूला पे है, जो ये फॉर्मूला था ना हमारा, इसी पे है। यस सर, ये जो लिमिट है, ये पहले जैसे पहला जो केस है, इसको ऐसे समझेंगे क्या, ये जो x है लेस देन 0 माइनस समथिंग, मतलब कि 0 से पहले के नंबर है कोई। इसमें दो तरीका है। एक तो है कि पहले आप लिमिट निकालो, पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालो फिर लिमिट पुट करो। दूसरा है कि आप ऐसे समझ लो कि इंटरवल क्या है। जैसे देखो मैं दो तरीके से करके बताता हूँ। इसमें आपको CDF दे रखा है, ये जो क्वेश्चन गेट 2023 का है ना, देखिए। सो दिस CDF इज गिवन लाइक 0 when x less than -1, 1/4 x plus 1 when x is between -1 and 0, 1/4 x plus 3 when x is between 0 and 1, 1 when x more than equal to 1। ये है आपका क्वेश्चन जो दे रखा है। नाउ दे आर आस्किंग कि जो ऑप्शंस हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x मोर देन -1/2 + 1/n एंड -1/n। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे मैं इसको ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ सर, जैसे -1/n है तो n गोज टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो माने 0 से पहले वाला नहीं, नंबर आएगा। तो वो नहीं कर सकते आप। अच्छा, अभी ओके। आपको पता है ऐसा कब कर सकते हैं आप? लिमिट को बाहर आप तभी कर सकते हैं जब सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। यू कैन नॉट डू ऑलवेज। जो मैं बता रहा था ना, कॉन्टिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बता रहा था, इसमें दो ही केस में आप लिमिट को बाहर निकाल सकते हैं। या तो an सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, जो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम यही तो कहता है कि लाइक ये जो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सो हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ an लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मे नॉट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an। इन जनरल ऐसा होता है, यू कैन नॉट से कि बोथ आर सेम। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कब कर सकते हैं? तो उसके लिए कंटिन्यूटी थ्योरम है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है कुछ कि ऐसा हम कब कर सकते हैं। तो उसमें यह था कि लाइक जो कंटिन्यूटी थ्योरम है प्रोबेबिलिटी का, सो इट सेज, पहला पार्ट है जो हमने लिखा था कि A1 इज दिस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AIs
I from 1 to infinity. So this thing is nothing but limit n tends to infinity an, and this can be written as this because of this condition. तो इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं. एंड सेकेंड पार्ट इसका है कि it is a decreasing sequence. This is a decreasing sequence of events. Then intersection आप लेंगे यहां पे I from 1 to infinity. अब देखिए ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? द लास्ट वन जो लास्ट में होगा, तो लास्ट वन कौन सा होगा? सो दिस इज an इंटरसेक्शन है, एंड दिस कैन बी रिटन एज limit n tends to infinity probability of an. So only in this two situation you can take the limit outside, और है ना you can interchange limit, like limit है ना inside limit can be taken outside और outside can be taken inside. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तब हाँ, तो आपको उसके लिए एंश्योर होना चाहिए. हाँ मोनोटोन सीक्वेंस होना चाहिए ऑफ इवेंट्स तभी. तो यहाँ जो इवेंट है, क्या ये यहाँ पे an जो आपका है ये a है, an इज -1/2 + 1/n और -1/n, ये एक इंटरवल है. समझिए क्या ऐसा होगा? a1 a2 a3 फाइंड कीजिए. तो अभी के लिए आप सिंपल समझिए, इतना बहुत आसान क्वेश्चन है. देखिए सो वेयर इज -1/2 और अभी है 0. तो समझिए अभी मैं लार्ज n के लिए सोच रहा हूँ, जस्ट वी आर थिंकिंग अबाउट लार्ज n. सो ये -1/2 प्लस एप्साइलॉन है. 1/n इज लाइक एप्साइलॉन. ठीक है, n जब लार्ज है तो 1/n विल अप्रोच टू 0, विल नॉट बी 0 फॉर श्योर, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, अप्रोच करेगा 0 को, है ना. 1/n कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा, इट विल अप्रोच टू 0. सो ये एप्साइलॉन है एक्चुअली. तो -½ प्लस एप्साइलॉन कहाँ होगा? -½ प्लस 1/n यहाँ है, और ये है -1/n, ये कहाँ है? ये यहाँ पे है. पहले अब आप देखिए इस इंटरवल में आपको कोई इंटीजर दिख रहा है? या एक काम करते हैं, ये तो ऐसे कर सकते हैं ना. सो इफ यू वांट टू टेक द लिमिट, मैं ये बोल रहा हूं आप ऐसा सोचो अब कि x जो है -½ से ज्यादा है और 0 से कम है. अब ये निकालोगे तो सही आएगा. मेनली ये समझना है इक्वलिटी लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, मेनली ये समझना है आपको. तो वो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये तो 0 से पीछे है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तब भी 0 को इंक्लूड नहीं कर पाएगा वो, और यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तब भी वो -½ को इंक्लूड नहीं कर पाएगा. तो अभी के लिए आप निकालिए जो फॉर्मूला लिखा था, CDF at 0 माइनस n जो है तो इन्फिनिटी, तो लिमिट तो अंदर कर ही दिया, यही मैं भी बोल रहा था. हाँ, लेकिन नहीं, अभी बाकी पार्ट्स में भी करते हैं यही चीज. देखिए तो यहाँ पे चूंकि मैं जो किया जो आपकी वो सेम हो गया, बट हमेशा वैसा नहीं होगा. अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है ना. अभी देखिए मैं यहाँ पे सही होगा सर? हाँ यहाँ पे हो जाएगा. देखिए यहाँ पे क्या आएगा, उसकी वजह बताता हूँ. तो अभी सही था मैंने 0 और -½ यही है ना. ऐसा ही एक क्वेश्चन जैम का भी है, तो मैंने ऐसे अप्रोच से किया तो आंसर तो आ गया, इसलिए मैं डाउट था. मैं इस ऑप्शन को 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, दोनों में सेम आंसर आएगा. एक तो ये तरीका लगा रहा हूँ और एक दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा जो फॉर्मूला था, दोनों से सेम आंसर आएगा. अभी समझिए, जैसे देखिए ये, तो अभी के लिए क्या आएगा? CDF at 0 माइनस CDF at -½ ये फॉर्मूला था हमारा. 0 माइनस 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है ना. 1/4. तो x को 0 रख दीजिए, तो 1/4 माइनस 1/2 पे CDF, तो 1/2 तो इस बीच में है, 1/8 नहीं, -1/2 है ना सर. ओ सॉरी हाँ -1/2, तो यहीं पे, ये भी यहीं पे है ना. तो रखिए उसमें 1/8 हो जाएगा. सो 1/8, तो यहाँ से कितना आ गया आंसर? 1/8. अब इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, जो हमने आपको फॉर्मूला बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिमिट एंड में पुट करेंगे. अभी मैंने लिमिट पहले ही पुट कर दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना ये लिमिट मैंने वाइजली पुट किया है, बट जरूरी अभी नेक्स्ट पार्ट में भी समझ आएगा आपको. सो दिस इज एक्चुअली सीड. वैसे मैं भी बोल रहा था सर कि जैसे कि जो n है इन्फिनिटी, मतलब ये 0 से थोड़ा सा कम होगा. हाँ एग्जैक्टली वैसे कर सकते हैं. अच्छा, वैसे हमेशा सही होगा मतलब? हाँ वैसे हमेशा सही. आप देख लेंगे इंटरवल में कि उस पॉइंट को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस उतना ही सही काम हो जाएगा. जैसे कोई बच्चा गलती से यहाँ 0 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, है ना. अगर किसी ने 0 यहाँ लगा दिया गलती से कि चलो ये तो वो फिर गलत आंसर आएगा. तो यही समझना है कि इक्वलिटी लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, वो डिसाइड करेगा इंटरवल. इक्वलिटी तो क्वेश्चन भी नहीं लगाया, तो क्यों इक्वलिटी लगाएंगे? नहीं. अच्छा, अगर यहाँ +1/n होता तो मैं यहाँ इक्वलिटी लगाता.
अगर यहाँ भी 1/n, हाँ सर, यस सर, हाँ समझ पा रहे हैं, और अगर आपको Yes. इक्वलिटी छोड़ देगा तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। हाँ, तब गलत हो जाएगा। तो यस वही आपको समझना है डिफरेंस। यस सर, सो वो क्योंकि डिफरेंस, जीरो तो होगा नहीं एग्जैक्टली, जीरो से थोड़ा ज्यादा ही होगा। ये जीरो से ज्यादा ही होगा। जब एन को लार्ज लेंगे तब भी जीरो से ज्यादा ही रहेगा एक्चुअली, जो जीरो को अप्रोच करेगी बाई राइट साइड एक्चुअली। तो ये x बराबर 0 इंक्लूडेड होगा, और आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो गलत आएगा, ये चीज़ है। तो यही समझना है आपको, इंक्लूड करना है कि नहीं करना। दूसरा अप्रोच ये है कि सी डी एफ एट -1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस सी डी एफ एट -1/2 + 1/n, इस तरह से है। एंड बस अब ये निकालिए -1/n कहाँ है देखिए, फिर पुट कीजिए, तो एट द एंड इसका आंसर भी वही आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ये लेंदी मेथड हो गया, वो आसान हो गया, ये है। तो इससे आ जाएगा इंटेंसिटी, इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बस आप यही जानना था कि मैं जो है अंदर ये चीज कर सकता हूँ कि नहीं। जैसे एक पार्ट और देखिए आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए सेकंड पार्ट ही देख लीजिए, सेकंड पार्ट में यही है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूँ। जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोल रखा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी -1/2 -n लेस देन x लेस देन 1/n। तो फिर से हम, तो यहाँ -1/2, यहाँ 0। अब आपको समझना है कि 1/n यहाँ पे है और -1/2 -1/n यहाँ पे है, आपको यही समझना है। ठीक है, तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो अब आपको जब हम लिखूंगा ये प्रोबेबिलिटी, जब हम लिखेंगे तो हम सोचेंगे कि इसमें जो आएगी तो यहाँ आएगी x मोर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू 0, ये समझिए। पिछले में कहीं भी इक्वलिटी नहीं लगाया मैंने, पिछले में हमने यहाँ पे कहीं भी इक्वलिटी नहीं लगाया। उसकी वजह थी क्योंकि ये -½ से ज़्यादा था, तो इक्वल नहीं आएगा -½ का। ये 0 से कम है तो कभी 0 के इक्वल नहीं आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 से ज़्यादा है तो n को बहुत लार्ज ले लेंगे तब भी 0 को राइट साइड से अप्रोच करेगी, तो 0 तो इंक्लूड रहेगा। दिस इज द लेफ्ट साइड, ये है -½ से पीछे है, छोटा नंबर है। तो जब n टेंस टू तो वो लेफ्ट साइड से हाफ को अप्रोच करेगी -½ को। तो यहाँ दोनों में इक्वलिटी लगाए हैं हमने। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा CDF एट 0 माइनस CDF एट -½ की लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसा बनेगा, है ना। जबकि यहाँ पे ये था इक्वलिटी, अच्छा ये तो प्लस लगा दिया, तब तो ऐसा किया था ना मैंने, इक्वलिटी लगाए, प्लस था वहाँ पे पहले, हाँ प्लस था ना, ठीक है। हाँ प्लस था तो इक्वलिटी क्यों लगाए थे, नहीं था ना इक्वलिटी। पहले देख लीजिए, पहले जो था हमारे पास, वो तो बाद में समझाने के लिए लगाए होंगे। ठीक है, एनीवे ये आ जाएगा इससे, देखिए इससे आंसर निकाल के तो ये आ जाएगा। तो यहाँ 0 पे आप CDF निकालेंगे, जब 0 पे CDF देखेंगे तो 0 यहाँ पे है, तो ये में इसमें पुट करना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे 3/, तो ये आएगा 3/4 और हाफ की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हाफ तो इस -½ की ना, -½ तो इसी बीच में, तो 1/8 ही रहेगा। तो इसका आंसर ये आएगा। देखिए डिफरेंस कितना आ गया, आपको लगेगा नंबर वही है लेकिन डिफरेंस आंसर में आ गया ना, ये चीज़। तो ये 5/8 आया और यहाँ पे 1/8 आया, तो डिफरेंस आया ना, थोड़े से इन्होंने प्लस माइनस घुमा दिए। अब जो उस चीज़ का ध्यान नहीं देगा उसको लगेगा दोनों का सेम आंसर होगा। सर और एक बार बोल दीजिए ना, वो कब इक्वलिटी आएगा? वो देखो ना भाई, ये तो समझ तो आ रहा है, ये हमारा इंटरवल एक्चुअली ये है, तो इसमें ये इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, उसमें तो दिख तो रहा है यहाँ पे इंटरवल। आप देखो ना, हमारा इंटरवल जो दिस इंटरवल इज एक्चुअली दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे सो दिस विल अप्रोच टू -½ जब n टेंस टू दिस विल अप्रोच टू 0, सो दिस विल अप्रोच टू 0 बाय राइट साइड, दिस विल अप्रोच टू -½ बाय लेफ्ट साइड। तो दोनों इंक्लूड करेगा वो 2 पॉइंट को। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ एंड पॉइंट दोनों अटेंड होगा, तो यहाँ पे आपको दोनों को इक्वलिटी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रह गया? तो हाँ जी सौरदीप, ये पहला, हाँ वो तो थ्योरम, वो तो गामा का थ्योरम है ना। गामा में x + y का, हाँ एक बीटा गामा, उल्टा हो जाएगा। जी गामा का थ्योरम है ये तो। कि
x प्लस वाई एंड x अपॉन x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। हाँ जी इंद्रेव। यस सर, एक क्वेश्चन सेंड किया उसी ग्रुप पे ही। कौन से क्वेश्चन? ये वाला? ये सौरदीप के जस्ट एवं। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें कंप्लीट कैसे दिखाएंगे? अच्छा कंप्लीट दिखाना है तो मतलब डाउट क्लास में करते हैं। इसमें टॉपिक नहीं हुआ है ना सर? हाँ, इसमें कंप्लीटेंस हमने CSR नेट पे नहीं पढ़ा है, तो डाउट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्योंकि इसमें हम जनरली वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने अभी थ्योरी डिस्कस किया है, जनरली अभी तक यही थ्योरी डिस्कस किया है, तो इसके क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करें। बट डाउट क्लास में 11 से 12 जो डाउट क्लास उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ हो जाएगा, कंप्लीट है ना, तो टू पैरामीटर है, 2 डायमेंशनल है। क्योंकि 3 डायमेंशनल होता नहीं, 1 डायमेंशनल कंप्लीट होगा, 2 डायमेंशनल ही होगा। वो क्या होगा वो ढूंढना है बस। वही सर, एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल फैमिली नहीं है ना, तो इस वजह से वो कंफ्यूजन है। हाँ, एक्सपोनेंशियल फैमिली में होता तो इजीली आ जाता, लेकिन एक्सपोनेंशियल फैमिली में बोल देते हैं। हाँ, बट यहाँ से डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इसको शो करना टफ है, डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये सब थोड़े उस लेवल की प्रॉब्लम है, मतलब एक्चुअली जैसे मैंने इसको शो तो कर लिया कि ये मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिक्स है। ये जॉइंट मिनिमम सफिशिएंट स्टैटिक्स है, बट कंप्लीटनेस नहीं शो हो पा रहा है। जैसे इसमें जो सेकंड पार्ट है वो एंसिलरी हो जा रहा है, फर्स्ट पार्ट अगर सिग्मा नोन है तो म्यू के लिए कंप्लीट और सफिशिएंट हो रहा है। एक्चुअली ओपन रेक्टेंगल का जो कॉन्सेप्ट है, ओपन रेक्टेंगल बनना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट होगा। मतलब ये प्रूव दैट टाइप का ना, ये थ्योरम का अलग, ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, इसको डाउट क्लास में देखते हैं डिस्कस करके क्या आएगा। अभी किसी का और कोई डाउट बचा है गेट नेट के PYQ में इससे रिलेटेड? देख लीजिए, नहीं तो सर एक गेट का ऐसे ही क्वेश्चन था, वो था 3 + -1 की पावर n डिवाइड बाई n। ऐसे CDF का ही क्वेश्चन था। हाँ माइनस, जैसे लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एक बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो दोनों से कम होने चाहिए। जो एक्चुअली यही दिक्कत आती है ना, वहां ऐसा लिखा होगा कि x लेस देन, हाँ जो आप कह रहे हैं ये है नहीं, इसी पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, x इक्वल्स टू अच्छा इक्वल टू पे चाहिए था। शायद नहीं इक्वल टू पे नहीं होगा, लेस देन ही है, लेस देन इक्वल टू ही है। तो इसमें सिंपल है ना, जब ऑड नंबर्स लेंगे आप तो क्या आएगा? ये मान लीजिए 3 है, थोड़ा नंबर कम, 3 से कम हो जाएगा। हाँ तो लेकिन हम तो इंटरसेक्शन लेंगे ना, वी विल टेक द इंटरसेक्शन एक्चुअली। सो मतलब यहाँ पे ये हो गया, सो वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन। आपको अभी किसे बताया था ना, जैसे यहाँ पे है कि x लेस देन x1 एंड x लेस देन x2। सो इफ एंड ओनली इफ x लेस देन मिनिमम ऑफ x1 x2। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस x इज लेस देन दिस फॉर ऑल n। तो n जब ऑड है तो ये इधर आएगी, n जब इवन है तो ये इधर जाएगी, है ना। तो हमें लेना है, तो यहाँ पे 2 केसेस आएंगे। ये आएगा x लेस देन 3 - 1 बाई n इंटरसेक्शन 3 + 1 बाई n। और चूंकि ये लेस देन है तो क्या लेंगे आप? तो लेस वाला ही लेंगे, मिनिमम लेंगे। तो यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा x लेस देन 3 - 1 बाई n। जबकि यही उल्टा होता, लेट से अगर मोर देन लगा रखा होता तो क्या आता? जैसे मान लीजिए इसी में ये पहला पार्ट है, अगर यही पूछता आपसे गेट 2023 या 24 का, ऐसा है 24 का है ये, गेट 2024 का है ये, तो अगर ये वाला पार्ट है अगर, तो अब क्या होगा? अब यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन जैसे 3 - 1 बाई n एंड x मोर देन 3 + 1 बाई n। तो क्या होगा बताइए? अब यहां क्या लेंगे आप? ग्रेटर वाला लेंगे। हाँ तो यहाँ लार्जर, क्योंकि इंटरसेक्शन हाँ x मोर देन x1 एंड x मोर देन x2। तो if x मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2, ये है मतलब मोर देन अगर है तो मोर देन जस्ट इस तरह। लेस देन में मिनिमम आएगा, मोर देन में मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा दिस विल बी प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3 + 1 बाई n। तो अगर ऐसा पूछता तो यहाँ 3 प्लस लेंगे, अगर लेस देन वाले में मिनिमम, ग्रेटर देन वाले में मैक्सिमम। हाँ ये है, तो इन दोनों का मैक्सिमम 3 - 1 बाई n, 3 + 1 बाई n का मैक्सिमम 3 + 1 बाई n, और लेस देन में इन दोनों का मिनिमम तो 3 - 1 बाई n। इस तरह से कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 होगा।
हाँ तो अब आपको समझना है, हाँ एग्जैक्टली जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे आप इस पे, जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये लेस एक नहीं एक में 3 माइनस 1/n है ना, लेकिन हाँ लेस देन 3 होगा। है ना, आपको समझना है कि यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1/n, और इससे पीछे ही जाना, आगे नहीं जा सकते आप। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तब भी ये 3 तक नहीं जाएगी, 3 के पहले ही रहेगी, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। यहाँ जब लगाएंगे आप कि 3 प्लस 1/n है, जैसे अब ये 3 प्लस 1/n है, अब x मोर देन 3 है, स्टिल आप यहाँ पे जब देखिए 3 के लार्जर नंबर है, स्टिल ये x मोर देन 3 होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये एज n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये 3 को इंक्लूड नहीं कर पाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तब भी यहाँ तक आ पाएगा, ये 3 को इंक्लूड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से है। तो देखो बाकी जो भी लोग हैं, आपका काम है जितने भी असाइनमेंट्स, जितने भी डीपीपीज या पीवाईक्यूज के असाइनमेंट्स मिले हैं आपको ट्राई करने हैं। जैम गेट, जैम को इग्नोर कर सकते हो अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो, गेट एंड नेट के पीवाईक्यू सॉल्व करो जो टॉपिक्स मैंने अभी तक कराए हैं उसके, डाउट पूछो, नहीं तो अगला थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 21-22 का क्वेश्चंस अच्छे हैं। 21, 22, 23 का मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था जैम में, आप 23 का उठाएंगे आपको और मजा आएगा। सॉरी 22-23 22-23 का एग्जैक्टली, क्योंकि 2022 में जिसका फर्स्ट रैंक था उसके 69 मार्क्स थे जैम में, और 2023 में जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक था उसके 59 मार्क्स थे। तो मतलब एक इंडिया का सबसे अच्छा बच्चा उस साल जो एग्जाम दिया होगा उसके 59 मार्क्स आए थे एग्जाम में, ओरिजिनल एग्जाम में। तो आप सोचो कि क्या लेवल रहा होगा। अभी 2024 में क्या हुआ, जो फर्स्ट रैंक है उसके 93 मार्क्स है। पेपर इजी है थोड़ा। हाँ इजी था, तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता नहीं कट ऑफ क्या जाएगी या टॉपर के मार्क्स क्या जाएंगे, ये चीज़ें। और पिछले साल जैसे मान 2024 में भी जैम में हमारा सेकंड रैंक की जो अभी इस बार मनुप्रिया थी उसके 91 मार्क्स आई थिंक। पिछले साल जो बच्चा सेकंड रैंक वाला था उसके 55 मार्क्स थे। तो एक साल में इतना जंप हो गया, बिकॉज 23 में पेपर डिफिकल्ट था, 24 में पेपर, दोनों साल में सेकंड रैंक के बच्चा निकला, लेकिन एक में 55 मार्क्स, एक में 91 मार्क्स है। तो वैसे वो डिपेंड करता है पेपर पे, लेकिन वो तो रिलेटिव है ना, उन्हीं बच्चों में से रैंक तो वही आ रहा है। आपके बैच से सेकंड रैंक था? हाँ हर साल, अभी पिछले 3 बार से। 2022 में श्रुति थी, उसके 3rd रैंक थे, श्रुति सराफ, उसके उस समय 60 मार्क्स थे। 2022 में ना, हाँ 60 मार्क्स थे, 3rd रैंक था। 23 में ये शुभोजीत, क्या नाम भूल गया मैं, एनीवे नाम जो भी है, सेकंड रैंक था उसका, तो उसके 53rd में भी मनुप्रिया इस बार थी, 2024 में मनुप्रिया, है ना, तो वो था। तो वैसा है, तो आ जाता बहुत अच्छे जो मेहनत करेंगे उसमें। और ये नहीं कि अगर हम नहीं भी पढ़ाते तब भी उसको इतने मार्क्स, तो मेनली कोचिंग बच्चा लेता है हेल्प के लिए, क्योंकि अच्छे बच्चे अगर नहीं भी पढ़ते तब भी इनके रैंक आते हैं। ऐसा थोड़ी कि मैंने पढ़ाया तब रैंक आया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो नहीं पढ़ते तब भी उनका रैंक आता। वो तो एक थोड़ा टेस्ट उस दे के असाइनमेंट सॉल्व करके थोड़ा उनका इंप्रूव हो जाता है चीज़ें, 1-2 डाउट है वो पूछ लेते हैं। थ्योरीज तो उनको आती है, आप में से भी जो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड ठीक है तो उनको थ्योरीज तो आती है, मेनली थोड़ा डाउट में हेल्प मिल जाता है। असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो वहाँ आपको हेल्प होगा। थ्योरी जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो किताब में भी लिखी है, वो आप लोगों को आता ही है, तो उसमें कुछ अलग थोड़ी पढ़ाऊंगा। मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज तो ऑलमोस्ट आते ही हैं सबको, जो किताब में आता है वही मुझे आता है, वही आपको भी आता है, सबको वही चीज़ें आती हैं, बस वो समझ आना चाहिए किताब वाली चीज़ें। ठीक है, ठीक है। तो अभी गेट का बैच का टाइम हो गया 9:30 to 11, तो यही स्टॉप करते हैं अब। तो आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करके आइए, पीवाईक्यू वाले नहीं होंगे फिर थ्योरी कंटिन्यू करूंगा अगले क्लास में। अगर डाउट होगा तो डाउट डिस्कस करेंगे, नहीं तो थ्योरी करेंगे। थैंक यू।